Hello and good morning to all my medical aspirant. How's your study going? सब अच्छा चल रहा है? Okay. So in previous class we have stopped till prokaryotes में हम देखने वाले थे कि कैसे लैक अपहरण जो होती है कैसे सिंथेसिस हमारी करती है इसकी चेन्स को बनाती है पॉलीमर्स को। तो प्रोकैरियोट्स जो होती है ये क्या करते हैं हमारे कंट्रोल होते हैं किसके रेट ऑफ जो भी हमारा ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन होता है जो कि प्रीडोमिनेंट इसमें साइट होती है जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि हमारा इसमें एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है जो कि एक्टिविटी साइट होती है हमारे आरएनए पॉलीमरेज के लिए जहाँ पे वो प्रोमोटर की तरह काम करता है। तो प्रोमोट करता है और इसी की टर्म में क्या होती है जो भी हमारे एसेसरी प्रोटीन्स है वो इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं जिससे हमारा जो होता है रिकग्निशन साइट स्टार्ट हो जाती है वहीं से। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो होते हैं ये पॉजिटिवली भी वर्क करते हैं एंड नेगेटिवली भी वर्क करते हैं। पॉजिटिवली में क्या करते हैं एक्टिवेशन करते हैं एंड नेगेटिवली में क्या करते हैं रिप्रेशर का काम करते हैं। ये जो एक्सेसिबिलिटी होती है ना हमारे इंटरैक्शन प्रोटीन की प्रोकैरियोटिक डीएनए में ये हमारे बहुत सारे केसेस में क्या करते हैं रेगुलेट करते हैं हमारे इंटरैक्शन ऑफ प्रोटीन जो कि एक सीक्वेंसेस के फॉर्म में उसको टर्म दिया गया हुआ है दैट इज ऑपरेटर्स। वो क्या होते हैं ऑपरेटर्स होते हैं। ये जो ऑपरेटर होती है ना सेम उसी की तरह होते हैं जो हमारे प्रोमोटर होते हैं एलिमेंट्स हमारे मोस्ट ऑफ द ऑपरेंस के केसेस में और मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस में हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। ऑपरेटर जो होता है वो बाइंड कर जाता है किसके साथ बाद में चल करके रिप्रेसर प्रोटीन के साथ और जैसे ही ईच एप्रोन जो होता है उसकी स्पेसिफिक ऑपरेटर होती है और स्पेसिफिक रिप्रेसर भी होती है। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल जो लैक ऑपरेटर होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे सिर्फ लैक ऑपरेंड में और ये इंटरैक्ट करता है स्पेसिफिकली हमारे सिर्फ लैक ऑपरेसर से ही। तो यहाँ पे एक लैक ऑपरेरॉन के बारे में समझेंगे कि क्या होता है लैक ऑपरेरॉन। तो सबसे पहले जो आपके लैक ऑपरेरॉन होता है वो क्या इंड्यूसिबल नेचर के मतलब कैटाबॉलिक पाथवे शो करता है इंड्यूसर का काम करता है स्विच्ड ऑफ और एक्टिव फॉर्म दोनों ही रहता है। और रिप्रेसिबल जब होता है तब वो एनाबॉलिक पाथवे शो करती है एंड ये क्या कहते हैं कंप्रेसर की काम करती है स्विच्ड ऑन फिर इनएक्टिव फॉर्म में जाता है। इसमें कुछ तीन एंजाइम्स जो होते हैं वो लोग क्या कहते हैं नेसेसरी होते हैं हमारे लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होते हैं जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं लैक प्राइमेज जो होते हैं उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ट्रांसटलाइज जो होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आते हैं दी लैक ऑपरेरन में। तो लैक ऑपरेरन में क्या होता है तो जो आपके इलुसिडेशन होते हैं हमारे लैक ऑपरेरन का वो हमारा रिजल्ट पूरा एक क्या क्लोज एसोसिएशन हो जाते हैं हमारे जेनेटिक्स के बीच में जो कि अब किसने दिया था हमारे फ्रांसिस जैकोब ने दिया था और एक बायोकेमिस्ट हमारे जैक मोनोड ने। तो ये हमारा फर्स्ट इन्होंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शनली जो होते हैं रेगुलेटेड सिस्टम होते हैं जो कि लैक ऑपरेरॉन में क्या होता है तो देयरफॉर लैक जो होता है वो रेफर किया जाता है लैक्टोज को। इसमें हमारा एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन होती है जिसको क्या करते हैं रेगुलेट होता है एक कॉमन प्रोमोटर और रेगुलेटरी जीन्स के थ्रू। और ये अरेंजमेंट जो होती है काफ़ी कॉमन होती है बैक्टीरिया में और इसको हम लोग क्या रेफर करते हैं ऑपरेरॉन। तो हमारे ये कुछ जैसे इसका एग्जांपल है जैसे लैक ऑपरेरॉन टीआरपी ऑपरेरॉन एरा ऑपरेरॉन और हिज ऑपरेरॉन और वेल ऑपरेरॉन। जो लैक ऑपरेरॉन होता है इसमें क्या होता है हमारे एक रेगुलेटरी जीन होते हैं जिसको हम लोग आई जीन बोलते हैं और यहाँ आई का इसका मतलब ये नहीं होता है इंड्यूसर ये हमारा इनहिबिशन से वर्ड आया हुआ है इनहिबिटर से आया हुआ है। और जो तीन स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जेड वाई एंड ए ये आई जीन्स जो होता है वो कोड करते हैं किसके लिए हमारे रिप्रेसर के लिए और जो हमारे थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स जो थे जो आई जीन्स होते हैं वो कोड करते हैं हमारे रिप्रेसर के लिए लैक ऑपरेरन के लिए और जो जेड जीन होते हैं वो कोड करते हैं हमारे किसके लिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जिसको हम लोग बीटा हाइफन गैल करके भी लिखते हैं जो कि हमारा प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है डाइसेक्राइड को हाइड्रोलिसिस करने में मतलब उसको तोड़ने के लिए। और लैक्टोज क्या होता है उसका मोनोमेरिक यूनिट होता है और उसका तोड़ के क्या बना देता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। जो वाई जीन होती है वो कोड करती है आपके परमिएज के लिए। परमिएज क्या करती है तो हमारी परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है हमारे सेल में बीटा ग्लैक्टोसाइड्स की। और ये जो ए जीन होता है वो कोड करते हैं ट्रांस एसिटाइलेज मतलब कि ये जो तीनों जीन है हमारे प्रोडक्ट है हमारे किसमें लैक ऑपरेरॉन में जो कि हमारे किस लिए रिक्वायर्ड होता है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। जो हमारे और भी अदर जो ऑपरेंस होते हैं जैसे कि हमारे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं ऑपरेन में वो क्या होते हैं साथ में आकर के तो वो
साथ में चाहिए होता है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिलेट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज को। एक डायग्राम दिया हुआ है लैक ऑपरेंड। तो इसमें क्या होता है, आपकी पी और आई मतलब रिप्रेसर mRNA प्रेजेंट होता है, रिप्रेसर होगी, फिर पी सीक्वेंस होता है और वहां पे जाकर के क्या होती है हमारे सॉरी जब इंड्यूसर एब्सेंस रहता है तो वो पहले सेगमेंट देखते हैं। तो इसमें क्या होती है, जो हमारी रिप्रेसर होती है जा करके बाइंड करती है, रिप्रेशन जो होती है वो बाइंड करती है हमारे ऑपरेटर रीजन से ओ से, और प्रिवेंट करती है आरएनए पॉलीमरेज को किसी भी ट्रांसक्राइबिंग मतलब ऑपरेंड को ट्रांसक्राइब करने, मतलब इसको कहेंगे स्विच ऑफ। अगर जैसे ही इंड्यूसर प्रेजेंट रहेगी तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगी, और यहाँ पर रिप्रेसर mRNA रहती है और वो जाकर के जब ये क्या करती है, इंड्यूस हो जाती है इनएक्टिव रिप्रेसर में, और तब जाकर के वहाँ से क्या बनता है, लैक mRNA बाय ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ZYA जो हमारे सेगमेंट थे वहाँ से। तो एक हमारा ZYA बन जाता है, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, और फिर यही चल करके हमारा क्या करता है, लैक्टोज को और ज़्यादा हाइड्रोलिसिस, लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस कर देता है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लूकोज हम इन द फॉर्म ऑफ किसके यूज करते हैं, एनर्जी। अब जो लैक्टोज होता है ये हमारा क्या करता है, तो ये हमारा सबस्ट्रेट होता है हमारे एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का, और ये रेगुलेट करता है स्विचिंग ऑन और ऑफ करने में हमारे ओपरेंस को, इसलिए इसको टर्म क्या दे दिया गया, इंड्यूसर बता दिया गया। अगर मान लेते हैं कि एब्सेंस है जो भी हमारा प्रेफर्ड कार्बन सोर्स जैसे कि ग्लूकोज क्या कहते हैं फ्लक्टोज, तो आपके प्रोवाइड किए जाएंगे ग्रोथ मीडियम में, ये दिया जाता है बैक्टीरिया को। तो लैक्टोज यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पे, सेल्स के अंदर, जो कि एक्शन ऑफ परमिएज के थ्रू होते हैं। तो याद रखिएगा कि बहुत लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन जो होते हैं लैक ऑपरेंड में प्रेजेंट होते हैं उसके सेल में और सभी हर समय, और जो हमारे लैक्टोज होते हैं वो एंटर नहीं कर पाते। तो लैक्टोज क्या करते हैं, फिर खुद को इंड्यूस करते हैं एंड देन ऑपरेंड उसी फॉलोइंग मैनर में। तो लैक ऑपरेंड क्या होता है, इंड्यूसिबल होता है, और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का क्या फंक्शन था कि हाइड्रोलिसिस करती है लैक्टोज की, परमिएज क्या करती है, पर्मिलिटी बढ़ाती है किसकी, बीटा ग्लैक्टोसाइडोज की, सेल के अंदर लाइगेज क्या करती है, डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करती है, और राइबोसोम क्या होती है, पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। तो रिप्रेशर जो होते हैं हमारे ऑपरेंड के, ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, मतलब पूरे समय कंस्टिट्यूटिवली खुद को सिंथेसाइज करते रहते हैं, कहाँ से, हमारे आई जीन के थ्रू। और जो रिप्रेशन प्रोटीन होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं किससे, ऑपरेटर रीजन से हमारे ऑपरेंड को, और प्रिवेंट कर देते हैं आरएनए पॉलीमरेज को, एंड देन हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। और इस प्रोसेस में जो हमारा इन प्रेजेंस ऑफ जैसे इंड्यूसर आता है तो लैक्टोज जो होता है या फिर लैक्टोज है, तो रिप्रेसर क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शन हो जाती है इंड्यूसर के साथ। तो बाद में चल करके ये क्या करता है, हमारे अलाउ करता है आरएनए पॉलीमरेज को एक्सेस करने, किसके लिए, प्रोमोटर और ट्रांसक्रिप्शन से, एंड देन यहाँ से ये प्रोसीड करते हैं। अगर और हम देखें तो जो हमारा रेगुलेशन होता है ना लैक ऑपरेंड का, ये हमारा इजीली क्या कर सकते हैं, हम इसको विजुलाइज करते हैं जैसे ही हमारा रेगुलेशन हमारे किसी भी एंजाइम सिंथेसिस का उसके सबस्ट्रेट में होता है। तो मतलब बेसिकली मेन चीज़ें आपको ये याद रखनी है कि कैसे एक बैक्टीरिया के अंदर कैसे फॉर्मेशन होती है, मतलब कैसे लैक्टोज को उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, कैसे उसमें जीन्स का रोल है, हाउ दी मतलब रोल्स ऑफ आवर वो कैसे वर्क करते हैं। तो क्या आपको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या ये एक्ट कर सकते हैं इंड्यूसर्स के लिए, हमारे लैक ऑपरेंड के लिए, कैन यू थिंक कि किससे वो कर सकते हैं। तो रेगुलेशन जो होता है लैक ऑपरेंड का, वो रिप्रेशर, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। लैक ऑपरेंड जो होता है वो अंडर कंट्रोल होता है हमारे पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के रेगुलेशन के साथ ही साथ, और लेकिन जो इसका स्टडी है मतलब इसका जो डिस्कशन लेवल है वो बियॉन्ड द स्कोप है, मतलब इट्स और मोर देन दैट, ये काफ़ी ज़्यादा, इवन आपकी एनसीईआरटी भी यही चीज़ बोलती है। अब हमारा एक और टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, तो जो भी हमारे जैसे हम सेक्शंस को आगे बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, तो जो भी सीक्वेंसेस होते हैं ना बेस में डीएनए के, वो डिटरमाइन करते हैं आपके एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, कोई भी ऑर्गेनिज्म के। कुछ अदर वर्ड में हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो जो भी हमारा जेनेटिक मेकअप होता है एक ऑर्गेनिज्म का या इंडिविजुअल का, वो क्या होता है उसके डीएनए सीक्वेंस में, इट लाइज इन दी सीक्वेंस ऑफ डीएनए। इफ मतलब हमारे टू इंडिविजुअल्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो जो उसके डीएनए सीक्वेंसेस भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एटलीस्ट कुछ प्लेसेस पे तो होंगे सॉरी।
तो एजम्पशंस, ये सारी जो एजम्पशंस है वो क्या करती है, लीड करती है कि कैसे हम फाइंड आउट करें जो डीएनए, कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस हमारे ह्यूमन जीनोम का। तो इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज़ किया, जहाँ से पॉसिबल हुआ कि हम आइसोलेट कर पाते हैं और क्लोन कर पाते हैं एनी पीस ऑफ डीएनए। क्लोनिंग का मतलब उसी का कॉपी बना पाते हैं जो भी पीस ऑफ डीएनए का हमें चाहिए, एंड जो भी अवेलेबिलिटी होती है वो सिंपल रहती है। एंड इस टेक्निक्स में क्या करते हैं हम लोग, डिटरमाइन करते हैं डीएनए के सीक्वेंसेस को। और ये क्या होता है, वेरी एम्बिशियस होता है। प्रोजेक्ट सीक्वेंस जो ह्यूमन प्रोजेक्ट हुआ था हमारा, लॉन्च हुआ था इन द ईयर ऑफ 1990। तो HDP को हम लोग क्या, काफ़ी एक मेगा प्रोजेक्ट है, इट्स अ वेरी वाइड प्रोजेक्ट। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना मैग्नीट्यूड और रिक्वायरमेंट्स होगा इस प्रोजेक्ट को, या क्या कहते हैं, इसके एम को डिफाइन करने में। जैसे कि ह्यूमन जीनोम जैसा बोला गया है कि कितना है, 3 × 10⁹ बेस पे, और इसका सिक्वेंसिंग का कॉस्ट लगभग लगता है डॉलर्स में 3 पर बेस। और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर बिगिनिंग की देखा जाए तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इस प्रोजेक्ट का मस्ट बी, इट विल बी $9 बिलियन में आएंगे। फर्दर फिर इससे जब हमारे सीक्वेंस को ऑब्टेन किया गया, फिर इसको स्टोर किया गया एक टिपिकल फॉर्म में, बुक्स के फॉर्म में। अगर पेज ऑफ जो बुक होंगे वो कंटेंट थे एटलीस्ट 1000 लेटर्स, और ईच बुक कंटेंट 1000 पेजेस। तो मतलब ऐसे नहीं भी तो कितने आपके बुक्स रिक्वायर्ड हो जाएंगे, 3300 सच बुक्स। तो इसको स्टोर इन्फॉर्मेशन, मतलब डीएनए सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए एक सिंगल ह्यूमन सेल की। तो कुछ बहुत ज़्यादा ही, मतलब ऐसा उम्मीद आएगी, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा है जो कि जनरेट होगा इससे। और काफ़ी हाई स्पीड की कंप्यूटेशनल डिवाइसेस भी हमें चाहिए, या तो डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर उसको रिट्रीव करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो HDP को क्या कहता है, काफ़ी एसोसिएट किया गया हमारे रैपिड डेवलपमेंट न्यू एरियाज में, न्यू एरिया इन बायोलॉजी का ये एक, जैसे कि जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग, वैसे ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ऑल्सो, इसको हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। ये ड्रग्स ये सब के लिए भी काफ़ी काम आता है, मतलब इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है इन डेवलपिंग टाइम। पहले नहीं पता था, बट हाँ रिसेंट ईयर्स इट्स इमर्जिंग। तो इसका गोल क्या होता है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स हमारे ह्यूमन डीएनए में, और उसके बाद उसके सीक्वेंस को क्या करना, डिटरमाइन करना, जो कि 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स जो कि हमारे मेकअप करते हैं किसको, ह्यूमन डीएनए को बनाते हैं। साथ ही स्टोर करना जो भी इंफॉर्मेशन जो हमारे होते हैं डेटा बेसिस में, और टूल्स हमारे डेटा एनालिसिस के लिए इम्प्रूव करना। फिर जो भी ट्रांसफ़र करना रिलेटेड जो भी नॉलेज है अदर सेक्टर्स के, जैसे कि इंडस्ट्रीज, ये सारे। उसके बाद एथिकल, लीगल और सोशल इशूज, इसको हम लोग ELSI बोलते हैं, उसको एड्रेस करना जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट से अराइज होते हैं। तो ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था वो हमारा 13 साल का प्रोजेक्ट था, उसको कोऑर्डिनेट किया गया US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा साथ में। और ये हमारा अर्ली ईयर्स ऑफ जो HGP थी उसको वेलकम ट्रस्ट UK ने एक मेजर पार्टनर के साथ भी अपनाया था। एडिशनल कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे जापान से, फ्रांस से, जर्मनी एंड चाइना से भी आए थे। ये जो प्रोजेक्ट थी वो कंप्लीट हुई 2003 में। जो भी नॉलेज थे आपके अबाउट जो इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशंस देखा गया, तो ये हमारे रिवोल्यूशनरीज ला सकते हैं कुछ हमारे न्यू वेज ऑफ डायग्नोज करने में, ट्रीट करने में, और समडे क्या करेंगे, 3000 ऑफ डिसऑर्डर्स को भी प्रिवेंट करेंगे। मतलब बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस कहाँ है, हमारी बीमारियों से बचाने के लिए जो कि ह्यूमंस बीइंग को अफेक्ट कर रहे हैं। तो उसके साथ और भी क्लूज देने के वजह इसको अंडरस्टैंड करना कि ह्यूमन बायोलॉजी क्या है, लर्निंग जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स में जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं वो कैसे नेचुरल कैपेबिलिटीज को समझ पाते हैं जैसे कि हम कैसे सॉल्व करें जो भी चैलेंजेस हेल्थ केयर में आ रहा है, एग्रीकल्चर में आ रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन में आ रही है, इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन में आ रहे हैं, और जो नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गन जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, फिर एलिगेंस जो फ्री लिविंग होती हैं, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, ड्रोसोफिला प्लांट्स में, राइस में, एरेबिडोप्सिस, ये सारे में भी सीक्वेंस किया गया ताकि हम क्या करें, कंट्रोल कर पाए पॉल्यूशन को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके। मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बहुत ही मेजर रोल रहा है सिग्निफिकेंसली, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका काफ़ी बड़ा एक रोल रहा है। हाँ, बट नॉट इन इंडिया। इंडिया उस टाइम पे खुद ही इतनी ग्रो नहीं की हुई थी। इसमें मेथड्स क्या है आपके, तो जो मेथड होता है इसमें 2 मेजर अप्रोचेज है, जिसमें एक अप्रोच क्या करता है, फोकस करता है कि सबसे पहले हम जीन्स को क्या करेंगे, ढूंढेंगे, जो कि एक्सप्रेस करता है किसको, RNA को, मतलब जिसको हम बोला जाता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस
टैग्स, जिसको EST से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा क्या है, जो हमारा ब्लाइंड अप्रोच होगा, सिंपली क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे होल सेट ऑफ जीनोम को, जिसमें हमारे कंटेंट होंगे सारे के सारे कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी, और बाद में चल करके उसको असाइन करेंगे डिफरेंट रीजन्स को सीक्वेंस में, जो भी फंक्शंस उसमें देखने को मिलेगा, और जो भी फंक्शंस के साथ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस एनोशन, ठीक है, एनोटेशंस। और सीक्वेंसिंग के लिए जो टोटल DNA जो हमने लिया है एक सेल से, उसको आइसोलेट किया, उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक रैंडम फ्रेगमेंट्स में, जो कि रिलेटिवली काफ़ी छोटा साइज होगा। अब याद कीजिए, आप जो DNA होती है वो काफ़ी होती है, बहुत ही लॉन्ग एक पॉलीमर होती है, तो यहाँ पे कोई टेक्निकल लिमिटेशंस क्या होंगे हमारे सीक्वेंसिंग में, DNA में ऑफकोर्स हो सकता है। तो क्लोन जो भी होता है वो सुटेबल होस्ट को यूज़ किया जाता है एक स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स के अंदर, और जो भी इसमें क्लोनिंग कराते हैं, क्लोनिंग मतलब डबलिंग, तो इसमें हमारा एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलता है हर DNA फ्रेगमेंट्स का, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली उसको सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो जो कॉमनली यूज्ड होस्ट जो होस्ट रहे हैं, मतलब जिसके अंदर क्या करते हैं, इस DNA को हम ग्रो कराते हैं, वो है बैक्टीरिया और ईस्ट। और ये जो वेक्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, तो है BAG और YAC। हाँ, और साइलेंसिंग के टाइम पे उसमें क्या किसका यूज़ किया जाता है, तो ट्रांसपोसोन्स का यूज़ किया जाता है। अब जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको सीक्वेंस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस का, जो कि क्या करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, हाँ, उसको डेवलप प्रिंसिपल पे काम करती है, और उसको डेवलप किसने किया है, हमारे फ्रेडरिक सैंगर ने, मतलब कि सैंगर को ही इसका क्रेडिट मिला है कि एक मेथड को डेवलप करना है हमारे किसके लिए, डिटर्मिनेशन के लिए अमाइनो एसिड्स के, जो कि सीक्वेंस किसमें हमारे प्रोटीन्स में पाए जा रहे हैं। ये जो सीक्वेंस को फिर अरेंज किया गया, जो भी बेस्ड हमारे कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स भी उसमें प्रेजेंट है, और इसमें रिक्वायर्ड जो भी थी क्या, तो जनरेशंस हमारे ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स का सीक्वेंसिंग के लिए, फिर अलाइनमेंट की गई इस सारे सीक्वेंसेस के, जो कि ह्यूमनली नॉट वो पॉसिबल नहीं थी, तो स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स का यूज़ किया गया, जहाँ से उसको डेवलप किया गया। ये जो सीक्वेंस थे वो सीक्वेंसली एनोटेड, और इसको असाइन किया गया हर क्रोमोसोम्स को, और जो सीक्वेंस हमें क्रोमोसोम 1 जो होता है वो कंप्लीट हो गया था मई 2006 में। और ये हमारा लास्ट 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स, मतलब 22 ऑटोसोम्स एंड XY। जो भी यहाँ पे देखो एक रिप्रेजेंटेटिव एक डायग्राम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सबसे पहले एक ह्यूमन थे, उसके वहाँ से सेल निकाले, फिर वहाँ से क्रोमोसोम, फिर क्रोमोसोम से DNA हेलिक्स, एंड देन उसका जो कोडिंग्स है पूरे उस कोड को लिखना, पूरे कोड को स्टोर करना, क्योंकि एक DNA का लेंथ कितना रहता है, 2.2 मीटर्स का, और उसको पूरा कोड करना, फिर इसको सीक्वेंस किया। अब जो दूसरा चैलेंज टास्क क्या था उसके लिए, कि असाइन करना कोई भी जेनेटिक और फिजिकल मैप्स को जीनोम पे, तो ये फिर हमारे जनरेट किए गए कुछ इन्फॉर्मेशंस का यूज़ कर करके, और हमारा वो क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब मैनी फॉर्म्स में यूज़ करके, और रिस्ट्रिक्ट कर देना इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स का, और कुछ हमारे रिपीटेटिव DNA सीक्वेंसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स। तो ये हमारा एप्लीकेशन था क्या, पॉलीमॉर्फिज्म का, हमारे रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस का, और जो कि हमारा हम रिपीटेटिव DNA के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, DNA फिंगर प्रिंटिंग में इसको और अच्छे से समझेंगे। कुछ हमारे फीचर्स थे जैसे ह्यूमन जीनोम के, तो क्या थे, तो जो ह्यूमन जीनोम होते हैं उसमें हमारे टोटल कितने बेस पेयर्स थे, मिलियंस, तो 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स थे। जो एवरेज जीन थी उसमें आपके कितने बेसेस थे, तो 3000 बेसेस थे, और जो साइज थी वो वैरी कर रही थी, क्योंकि जो लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन जो थी हमारे क्या थे, डिस्ट्रॉफिन थे, और जो कि हमारे कितने थे, 2.4 मिलियन बेसिस के साथ। जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स तो वो एस्टिमेट किया गया कि 30,000 जो होता है हमारा लोअर है प्रीवियस एस्टिमेट्स, मतलब 80,000 to 1,40,000 जीन्स में, और ऑलमोस्ट 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं हमारे पूरे इंसानों में। और ये फंक्शंस जो थे वो अननोन थे। ओवर 50% ऑफ द डिस्कवरीज ऑफ जीन, मतलब जितना भी जीन्स को डिस्कवर किया उसमें 50% में ये चीज़ें नहीं बताया गया था। फिर जो हमारे बाद में चल करके जो हमारे लेस देन 2% जो जीनोम कोड करते हैं वो प्रोटीन्स के लिए करते हैं, और रिपीटेड जो सीक्वेंसेस जो है वो वैरी करते हैं लार्ज पोर्शन में हमारे ह्यूमन जीनोम में, और रिपीटेटिव जो सीक्वेंसेस होते हैं उसको स्ट्रेचेज होते हैं DNA सीक्वेंसेस का, जो कि हमारे क्या होता है बहुत टाइम्स में वो रिपीट करते हैं, और समटाइम्स 100 to
1000 टाइम्स। और इसको बोला गया है कि ये क्या होता है, हमारा कोई डायरेक्ट इसका कोडिंग फंक्शन नहीं होता है, मतलब कि ये लाइट को शेड करते हैं, मतलब हमारे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पे, डायनेमिक्स पे और एवोल्यूशन पे। जो क्रोमोसोम होती है इसमें सबसे ज़्यादा जीन, क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन होती है, जो कि कितना होती है 2968, एंड वाई के पास क्या होती है, सबसे कम होती है 231। साइंटिस्ट ने फिर आइडेंटिफाई किया कि जो हमारा अबाउट 1.4 मिलियन जो लोकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस है, जिसको हम लोग SNPS बोलते हैं, मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है कि SNPs। ये हमारे ह्यूमंस में अकर होते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये क्या करती है, प्रॉमिस करती है कि हमारा जो रिवोल्यूशनाइज, मतलब आगे चल करके जो भी होने वाले हैं क्रोमोसोमल लोकेशंस के बारे में, जो भी डिजीज एसोसिएटेड है या फिर ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में मदद करेगी। मतलब अगर ये स्टोर डेटा है, आज के बाद मतलब अगर इवोल्यूशन होती है, म्यूटेशन होती है, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ कितना % हुआ, फ्रॉम दैट स्टोर्ड डेटा। कुछ इसका एप्लीकेशन और फ्यूचर चैलेंजेस क्या है, तो जो भी हमारे मीनिंगफुल नॉलेज हमारे डीएनए सीक्वेंसेस से आ रहे हैं वो क्या करेंगे, रिसर्च में हमारा हेल्प करेंगे, जो भी अपकमिंग हमारे डिकेड्स में, और साथ ही में हमें समझने में मदद करेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम्स को। तो ये जो टास्क होती है इसमें एक्सपर्टीज की काफ़ी ज़रूरत है, क्रिएटिविटी उसके अंदर बहुत होना चाहिए। लाइक 10 ऑफ द 1000 साइंटिस्ट जो होता है वो अलग अलग डिसिप्लिन में, या तो उनको दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए वर्ल्ड वाइड लेवल पे। और सबसे ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट जो इसमें क्या होता है, तो हमारे एचजी जो सीक्वेंस होते हैं वो हमारा रेडिकली एक न्यू अप्रोच देते हैं बायोलॉजिकल रिसर्च में। पास्ट में जो था, मतलब प्रीवियस डेज में रिसर्चर्स जो होते थे एक या कुछ जीन्स पे ही एक ही टाइम पे स्टडी करते थे, लेकिन जो जीनोम सीक्वेंस आया इसमें क्या हुआ, ये बहुत सारे थ्रू टेक्नोलॉजी हेल्प इसमें बहुत सारे जीन्स को एक ही बहुत ही ब्रॉडर स्केल पे स्टडी की गई। मतलब कि ये स्टडी कर सकते हैं हमारे सारे जीन्स को जीनोम के अंदर। जैसे कि अगर मान लें कि अगर ट्रांसक्रिप्शन को हम ले रहे हैं एक पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन या ट्यूमर की, तो या फिर कैसे हमारा टेंस जो है होता है हमारा थाउजेंड्स ऑफ जीन्स को कैसे रेट कर, या फिर प्रोटीन कैसे एक दूसरे से काम करती है, इंटरकनेक्टेड कैसे नेटवर्क है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखते हैं। So next will be DNA fingerprinting. We will complete it tomorrow. The last topic, it is also a very interesting topic. Who are interested in the molecular level, मतलब जिसको molecular level बहुत पसंद होता है, तो उसमें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का अभी भी यूज़ होता है। द रीज़न बिहाइंड इट कि इसमें क्या होता है, हमारे सारे जीन्स जो हमारे एक ही जीनोम के अंदर होते हैं, और ज़्यादातर हमारे डिजीजेस के डायग्नोसिस के लिए, जो भी न्यू तरह की बीमारियाँ आती है, या फिर कह सकते हैं अच्छा तो किस तरीके के डिजीजेस को डायग्नोस करेंगे, जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से हो रहा है या फिर जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल से। तो जो जेनेटिक और क्रोमोसोमल वाला, जिसको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के नाम से हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो उसके बारे में ये आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, कैंसर सेल्स को भी ट्रीट करते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। ये सब कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आप इसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। इतनी हाँ, बट सीखते सीखते सब सीख जाते हैं, ठीक है। आप जैसे छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाओगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और एवरी सब्जेक्ट MCQs लगाइए। जितना ज़्यादा आप बनाते हैं आप अपने आप को एनालाइज करिए, PYQs को भी सॉल्व कीजिए। एनालाइज योरसेल्फ, मतलब टाइमर सेट करके 3 घंटे में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस बेस पर पे अपने आप को जज कर सकते हो आप कि हाँ मतलब मेरी प्रिपरेशन सही जा रही है या नहीं जा रही है, कहाँ कहाँ मैं लैक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यू कैन ओवरकम डैट। और जहाँ भी आपको अगर लगे कि इफ़ आई कैन हेल्प यू, रीच मी आउट, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, सो बाय, दैट्स इट।